जिस प्रकार अच्छी दृष्टि के लिए दोनों आंखों का होना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार किसी भी समाज या देश में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार तथा अवसर मिलना भी जरूरी होता है। महिला सशक्तिकरण ऐसी नीतियां बनाने का समर्थन करता है जो सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के लिए जेंडर इक्वलिटी का सर्वोत्तम समर्थन करती है। जेंडर इक्वलिटी का सिद्धांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित है। फिर भी महिलाओं की भागीदारी इतना कम होना भारत के समावेशी रूप के प्रतिकूल था। नमस्कार, आज के इस गौरवशाली एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है हरिओम। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ पर महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, वह स्वतंत्र और सुरक्षित महसूस करती हैं, वहाँ पर स्वयं भगवान का वास होता है। इसी सद्भावना के साथ लोकसभा, दिल्ली विधानसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम नामक ऐतिहासिक विधेयक पास किया गया, जिसे 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2023 के रूप में जाना जाएगा। नारी शक्ति को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का यह पुण्य कार्य नए संसद भवन में पहले कानून के रूप में हुआ। इससे ज़्यादा गौरवपूर्ण क्षण इस संसद भवन के लिए भला और क्या हो सकता था। दरअसल राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा स्वतंत्रता उपरांत संविधान सभा में ही शुरू हो गई थी। इस मुद्दे ने 1970 के दशक में तब जोर पकड़ा जब संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय ने भारत में महिलाओं की स्थिति पर एक समिति नियुक्त की। टुवर्ड्स इक्वलिटी शीर्षक से प्रकाशित इस रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में लैंगिक समानता विशेषकर राजनीति के क्षेत्र में बहुत असमान है। इसके बाद कई राज्यों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण देना प्रारंभ किया। वर्ष 1987 में राजीव गांधी की सरकार ने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मार्गरेट अल्वा की अध्यक्षता में एक 14 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की सिफारिश ने संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का मार्ग प्रशस्त किया, जिसके बाद पंचायती राज संस्थानों के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण को अनिवार्य किया जा सका। प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा की सरकार ने 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश किया, जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की मांग की गई थी। कुछ सांसदों के बीच सहमति न बन पाने के कारण यह बिल पास न हो सका। प्रधानमंत्री इंदिरा कुमार गुजराल के समय भी महिला आरक्षण विधेयक पर आम सहमति बनाने के लिए 2 दौर की सर्वदलीय बैठकें हुई, लेकिन इंदिरा कुमार गुजराल की सरकार गिरने से महिला आरक्षण विधेयक भी लैप्स हो गया। वर्ष 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी प्रयास किया, परंतु असफल रहा। दिसंबर 1939 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने महिलाओं को आरक्षण देने के 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश किया, परंतु कई विपक्षी सदस्यों द्वारा विधेयक का कड़ा विरोध करने से सफलता न मिल सकी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में 108th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2008 पेश किया गया, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की मांग की गई थी। यह विधेयक 9 मार्च 2010 को राज्यसभा द्वारा तो पास कर दिया गया, परंतु कैबिनेट के भीतर मतभेदों के कारण विधेयक को लोकसभा में लाया ही ना जा सका। आगे बढ़ने से पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में जानना आवश्यक है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व चिंताजनक रहा है, क्योंकि जनसंख्या में लगभग 50% की हिस्सेदारी होने के बावजूद लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या 15% से भी कम होना चिंताजनक है। इस असमानता को कम करने के लिए ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया, ताकि महिलाएं केवल वोटर ही ना बने बल्कि कानून निर्माता बनकर भारत के भविष्य का निर्माण कर सकें। शक्ति वंदन अधिनियम के तहत संविधान के अनुच्छेद 330, 332, 334 और 239 ए के अंतर्गत संशोधन किया गया, जिसके बाद नया अनुच्छेद 330A, 332A और 334A जोड़ा गया। इस संशोधन में किए गए प्रावधान अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से 15 वर्ष की अवधि के लिए होगा। हालांकि इसमें किसी भी परिवर्तन से पहले परिसीमन प्रक्रिया पूर्ण करना होगा, ताकि उपलब्ध डेटा की जांच की जा सके। इस अधिनियम के लागू होने की संभावना वर्ष 2026 के बाद ही है। इसका मतलब है कि लोकसभा में महिलाओं के कोटे का जल्द से जल्द कार्यान्वयन अगले साल के चुनाव के बजाय 2029 के आम चुनाव में होने की संभावना है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभावों को जानना भी जरूरी है। दरअसल लोकतांत्रिक राजनीति के ढांचे के भीतर हमारे कानूनों, विकास नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उन्नति को बढ़ाना रहा है। आज भी देश के भीतर महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भेदभाव को देखा जा सकता है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष से अधिक हो जाने के बाद भी महिलाएं अपने लिए स्पेस को बहुत कम पाती हैं। यह अधिनियम महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन साबित होगा, क्योंकि इससे महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और महिला प्रतिनिधि संवेदनशील मुद्दों पर विशेषकर महिलाओं और बच्चों से संबंधित खुलकर चर्चा करने के लिए सदन का ध्यान आकर्षण करेंगी। राजनीतिक रूप से एक सशक्त महिला न सिर्फ सामाजिक बल्कि आर्थिक और शैक्षिक स्तर पर भी समावेशी नीतियों के क्रियान्वयन पर जोर देगी।
भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ने से अन्य ग्लोबल साउथ के देशों के लिए एक सकारात्मक संदेश जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का सकारात्मक परिणाम यह रहा है कि आज लगभग 45% सीटों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। जर्नल ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन में प्रकाशित स्टडी के अनुसार जिन सरकारों में महिलाओं की भागीदारी अधिक होती है वहाँ भ्रष्टाचार बहुत कम होता है। कई स्टडी में यह भी बात सामने आई है कि यदि महिलाएं देश प्रमुख बनती हैं तो युद्ध की संभावना बहुत कम हो जाती है। अगर वैश्विक स्तर की बात करें तो विधायिका में महिला प्रतिनिधियों के लिए कोई विधिक प्रावधान या निश्चित कोटा कम ही है, बल्कि राजनीतिक दल स्वयं ही जेंडर इक्वलिटी और जेंडर जस्टिस को ध्यान में रखकर कोटा तय करते हैं। वैश्विक स्तर पर विधायिका में औसत 26.5% महिला सांसद हैं, जो 1995 के 11% से अधिक हैं। विश्व के 6 देश ऐसे हैं जिनके यहाँ 50% से अधिक महिला प्रतिनिधित्व होता है। 23 देशों में महिला प्रतिनिधियों की संख्या 40% तक पहुँच गई है। वहीं 22 देश ऐसे हैं जहाँ आज भी 10% से भी कम महिला प्रतिनिधित्व है। तमाम राजनीतिक दल महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वाणी विलास तो करते हैं, परंतु जब बात उनको अधिकार देने की होती है तो पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। ये दल महिला मतदाताओं को पेंशन भत्ता और छूट देकर अपनी राजनीतिक रोटियां तो सेंकते हैं, लेकिन पढ़ने की अच्छी व्यवस्था करने, रोजगार के अवसर देने, सार्वजनिक जीवन में बराबरी देने में परहेज करते हैं। ये नहीं चाहते कि हमारी बहनें माताएं आत्मनिर्भर होकर स्वयं का निर्णय लें, बल्कि दूसरों पर निर्भर रहकर दास्तां में जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हों। चाहे नीति हो या नेतृत्व, भारत की नारी शक्ति ने साबित किया है कि वह किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। सर्वविदित है कि नारी शक्ति के सहयोग व सामर्थ्य के बिना एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण संभव नहीं है। देश की महिला शक्ति को उनका अधिकार देने वाला यह अधिनियम आने वाले समय में एक विकसित और समृद्ध भारत के निर्माण में मुख्य स्तंभ होगा। यह भी सत्य है कि केवल 1/3 सीटों को आरक्षित कर देने मात्र से ही महिला सशक्तिकरण संभव नहीं है। इसके लिए परिवार से लेकर सार्वजनिक स्थानों तक, शिक्षा से लेकर आर्थिक गतिविधि तक समान अधिकार और अवसर देना होगा। ऐसे ही विस्तार पूर्वक न्यूज़ को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें, साथ ही अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।